नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान साधना को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये नाटक क्यों। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सर्वे में 295 सीटें दिखाई हैं। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार करते हुए कहा कि संविधान सबको अलग अलग तरीके से साधना की इजाजत देता है, लेकिन दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग क्लब में जाते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, और दूसरे सात्विक होते हैं, इसलिए उन्हें यह जानकारी नहीं है। देखिए, हमारा संविधान सबको अपने अपने तरीके से आराधना करने की इजाजत देता है, और जहां पर जाकर रॉक मेमोरियल में मोदी जी ने ध्यान लगाया है, वो बहुत अच्छी जगह है, वहां पर ध्यान लगता है। मैं जब गया था, मैंने भी वहां पर ध्यान लगाया था, लेकिन दो तरह के लोग हैं। अगर हम लोगों को बांटे, हेक्टिक एक्टिविटी करने के बाद एक तरह के लोग तो क्लब में जाते हैं, बार में जाते हैं, मदिरा मांस खाते हैं, और वो अपनी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरह के जो लोग हैं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का भी बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा मतगणना के बाद कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और हरियाणा से बदमाशों का खात्मा होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर शासक होने की वजह से बदमाश गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं, प्रशासन उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाता है। हुड्डा सरकार के दौरान बदमाश खौफ में थे, हरियाणा छोड़कर गायब थे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, और साथ ही हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा रोजगार देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। हरियाणा में मैं खुद सुनता हूं। मैं रोड शो में था गोहाना, वहां के सभी विधायकों ने एक मत से कहा, हुड्डा साहब ने कहा कि सरेआम गोली चला के आदमी सीधा निकल जाता है। आज का तंत्र है, कैमरे हैं, मोबाइल है, गाड़ी नंबर हैं, पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। आधुनिक युग है ये, तब भी वो गोली चला के सीधे निकल जाते, चाहे सफेदों हो चाहे गोहाना हो। जब तक मजबूत शासक नहीं होगा तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी उस दिन हरियाणा से बदमाशी खत्म हो जाएगी। आपने पहले भी देखा है, हुड्डा साहब जब पहले मुख्यमंत्री बने तो बहुत जिस तरह जैसे गोलियां आज चल रही ऐसी चलती थी, रात को आना जाना बंद हो जाता था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनी तो बदमाशी खत्म हो गई थी। सोनीपत के नैना तेतारपुर में व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि सिर में गंभीर चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। गांव के सरपंच ने भी बताया कि मृतक गांव में 2007 से नंबरदार के पद पर तैनात था। गांव के कुछ लोगों के साथ में इनका जो विवाद है वो हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया है। आपको बताते चले कि फिलहाल 8 व्यक्तियों के नाम इस वारदात में सामने आए हैं। पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में भी जुटी हुई है। ये मेरे को तो रात को 10 बजे सूचना मिली थी कि नई कॉलोनी जो बस्ती है एक उसमें झगड़ा हो रहा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, इस भाई को लेकर आ गई। वहाँ पता लगा कि भाई तो खत्म होने वाला है और जल्दी में संभालो। तो फिर उसके बाद मैं पहुँच गया था यहाँ। तो यहाँ उस कर में लाए थे, उस कर में इसको डेट दिखा दिया, फिर यहाँ सरकारी में लेकर आ गई। अच्छा, क्या नाम है जी लड़के का? सुभाष नंबरदार है, नंबरदार था का। नंबरदार था का? नंबरदार। आयु कितनी थी? 40-42 साल। अच्छा, किसके साथ झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई? पड़ोस में है जी, 3-4 मकान उस गली में। उनका एक दिन पहले भी थोड़ा झगड़ा थोड़ा किसी बात पे, और कल फिर पता नहीं किस तरह की मार पिटाई हुई। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी चोट भी लग रही है, लेकिन ये खत्म हो गया। सिर में ज्यादा चोट है इसके, पता नहीं ईंट लग गई है क्या लगे।
यमुनानगर के छछरौली थाने में आपको बताते चले कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी की थी, उस पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करे और उसे गिरफ्तार भी किया जाए। मुस्लिम समाज का भी कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। शरारती युवक उत्तराखंड के गंग नहर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है। कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है। जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सब्जी मंडी के पास में रोड पर जाम लगाया है और सड़क प्रशासन, आपको पता चले कि प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष भी जताया। स्थानीय नागरिकों ने भी बताया कि पिछले काफी समय से वाल्मीकि नगर में बिजली और पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। गर्मी के मौसम में लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है और साथ ही आपको बताते चलें कि वाल्मीकि नगर में ना बिजली समय पर आती है, ना पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। और साथ ही स्थानीय नागरिकों ने भी बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही, जिसको लेकर पानी की समस्या भी अपने चरम पर है। बिजली पानी की समस्या से लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। स्थानीय लोगों ने भी रोड जाम करके समस्या के हल निकालने की मांग भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि चरखी दादरी से हैं, जहां पर बिजली पानी की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसको लेकर अब वो सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो वहीं रोड जाम करके आपको बताते चलें कि समस्या के हल की मांग करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि लगातार जल संकट बना हुआ है, जिससे आम जन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। फरीदाबाद में आपको बताते चलें कि दादी की अस्थियों को विसर्जित करने गए 3 लोग यमुना नदी में डूब गए हैं, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई, जिन्हें 6 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद में पुलिस ने नदी से बाहर निकाला। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के छायांसा गांव स्थित यमुना नदी के घाट की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भी रखवा दिया है। आपको बताते चलें कि यमुना नदी में 3 युवकों के डूबने का जो मामला है वो सामने आया है। एक युवक की मौत भी हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा, जहां पर अस्थियां विसर्जित करते समय ये बड़ा हादसा हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल ये तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां पर एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। तो वहीं परिजनों का इस खबर के सुनने के बाद रो रो कर बुरा हाल है।
एक बहन जी थी और 2-3 लेडीज और भी थी और 3-4 भाई भाग के आए हमारे पास कि ऐसे ऐसे जमुना में कोई डूब रहा है। तो मैं और मेरा भाई अर्जुन, हम दोनों ही जैसे हमें पता लगा धुआंधार रेस लगाई और सीधे जमुना में जाकर कूद गए। और भैया हमने देखी 2 भाई डूब रहे हैं, एक पहले ही ऑलरेडी डूब चुका हो जब तक। तो मैंने खुद ने एक भाई बचाया वहाँ से, 2 भाई और भी आगे हैं, 3 ने एक बचाया, मैंने एक बचाया। उनकी बहुत बुरी हालत है कि पानी वानी पी लिया बिल्कुल उनने, और भाई पे 2 निकाले हमने। सर क्या है ना, हम अपना वहाँ पे जल अभिषेक कर रहे थे, थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा जल अभिषेक कर रहे थे हम। तो हमारे पास से वो गए थे, हमें ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पे अस्थियाँ बहाने के लिए आए हैं या फिर किस काम से आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। तो जब ये नहा रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से एक बंदा आया कि हमारा बंदा डूब रहा है। तो एकदम से हम जैसे थे ऐसे ही हम कूद गए वहाँ से, जाके उसको बचाया। एक बंदा तो हमसे पहले ही मतलब डूब गया था, हमें वो मिला नहीं। 2 बंदे मिले थे हमें, 2 बंदे हमने निकाल लिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद में पता चला कि वो वहीं पे, हमने खूब कोशिश की वहाँ खोजने की, वहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर काफ़ी देर तक हम 1-1.5 घंटे तक रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद में हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे, फिर हम उसको निकाल के हम बाहर आ गए। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफी सिंह राठी हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की है। सीबीआई ने इस हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स सौरभ और आशीष को गोवा से गिरफ्तार भी किया था, जो कि वहीं शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर अतुल और नकुल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बताते चलें कि सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है और 2 शूटर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अभी 2 जो शूटर्स हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। नफी सिंह राठी हत्याकांड का ये जो मामला है वो सीबीआई के पास है और सीबीआई ने कोर्ट में एक चार्जशीट भी दाखिल की है और साथ ही 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है और अभी 2 शूटर जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर हैं और फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि देखिए सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस रजिस्टर कर लिया था आपने, और 1 महीने के अंदर ही सीबीआई ने अपनी जांच के अंदर जो भी तथ्य मिले उनको, उसके तहत सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जबकि अपनी हरियाणा पुलिस की हम देखें तो 2 महीने तक उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखाई केस में। सीबीआई ने प्रोग्रेस दिखाई है और चार्जशीट दाखिल की है। सुरक्षा को लेकर भी कुछ आदेश है? देखिए सुरक्षा को लेकर तो हम हमेशा से चिंतित हैं, हमारे परिवार को लेकर भी, हमारे विटनेसेस को लेकर भी, और उसी के चलते मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी कि भी हमारी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए और हमारे पुख्ता इंतजाम किए जाए सुरक्षा के। हिसार के इलाइट रोड पर एक युवक और महिला ने संदिग्ध अवस्था में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग को लेकर बताया जा रहा और हिसार के रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में एक युवक और महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक और महिला वीरवार के शाम को भी होटल में रुकने के लिए आए हुए थे और सुबह उनके शव बाथरूम में मिले हैं। इनकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना दी है। पुलिस के अनुसार जहरीला पदार्थ के सेवन से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। गया था 11 बजे। क्या कह के गया था? कुछ नहीं कह गया, दुकान पर काम कराया करता मैं फर्नीचर का, वहाँ से कहा है ये। तो आपको कैसे पता चला आज का? किसने बताया? आज का तो यहाँ से पुलिस वाले का फोन कहा था मेरे पास। क्या बताया उन्होंने? उन्हें ये बताया था कि आगे इस नाम के हैं मदनेड़ी के लड़का बिला पहचान, फिर उनने फोटो गिरा है मेरे फोन पर तो मैंने पहचान लिया, मेरा भतीजा है। तो इस लड़के का पता था अभी ये इसको जानता है लड़की को पहले से? ये तो पहले को जाना था, अभी जिब्बे तो आई है। यार 2 बजे सूचना मिली थी भाई, ये पैतरा होटल है, इसमें एक लड़का और लड़की सुसाइड कर गए रूम नंबर 110 में। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहाँ
आईडी उडी चेक करी थी। सुमित नाम का लड़का मदनेड़ी का, वो लड़की है मोनिका शिवानी बोलान की, आपस में इनकी रिश्तेदारी भी है, दोनों ने सुसाइड किया है। आगे कार्रवाई जारी है। तो पुलिस को कब पता चला था? 2 बजे लापता है, कब से? एक तो FIR लॉज है अग्रवाल थाने में, लड़की की, 2 लड़के की FIR दर्ज ली है। तो आगामी पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? 174 कार्रवाई करेंगे, जो भी बयान देंगे इनके। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की समस्या चरम सीमा पर है और आपको बताते चले कि जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को जो पानी उनके पड़ोसी राज्यों से मिलता है उसे कमी कर दी गई है, हम सबको इसे मिलकर निवारण करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हरियाणा और यूपी सरकार से बात करके दिल्ली को भी पानी दिलाएं, क्योंकि इस वक्त राजनीति करने के बजाय मिलकर काम करने का समय है। आपको बताते चलें कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जल संकट पर बात की और जल संकट पर ट्वीट करते हुए उन्होंने पड़ोसी राज्यों से पानी की सप्लाई न होने का जो हवाला है वो भी दिया। उन्होंने कहा कि इस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मिलकर लोगों की समस्याओं का हल करने का समय है। आपको बताते चले कि पड़ोसी राज्यों में पानी की सप्लाई जो है वो ना होने की वजह से दिल्ली में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। आप ट्वीट भी देख सकते हैं जो कि केजरीवाल ने अपने ट्वीट में पानी की समस्या का जिक्र किया और इस पर चिंता भी जताई है। दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर नेताओं की बयानबाजी शुरू कर दी गई है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालकर दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिए जाने की बात भी कही है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उन्हें अपने पानी की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि 350 क्यूसिक पानी जो है दिल्ली को ज्यादा दे रहे हैं, और वो भी इस वजह से दे रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है तो वहां इस प्रकार की किल्लत ना आए। तो ये जिस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें अपना ही जो पानी इनको मिलता है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने भी कहा है कि काफी पानी जो है इसी प्रकार से बह गया और उसकी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से उनको समस्या है रही। लेकिन जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, जितना पानी में देना चाहिए उससे ज्यादा पानी देना कि जल्दी सारा जो आईना है वो पूरे देश के सामने आने वाला है। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जिस गति के साथ काम किया, तो मैं समझता हूं कि पहली सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से काम किया और बहुत ही निष्पक्षता से काम किया। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे 10 की 10 सीटों के बारे में जो सर्वे जो अपनी जानकारी दी, तो उसमें 10 की 10 सीटें हम जीत रहे। 2 सीटों में हमारा मार्जिन कम है, बाकी हम अच्छे उससे जीत रहे। जो सर्वे वहां पे आया, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आया, नहीं देखिए, हमें किसी का विधायक कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की भी, और न ही हमने कोई इस प्रकार का काम किया है। तो अपने आप विधायकों की अपनी राय है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, तो अगर वो कहते हैं कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे तो उनकी अपनी राय है। जर्जर के गांव में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग की गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने तेज धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी है और हत्या का कारण जमीनी विवाद को बताया है। मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप गांव के ही एक ही परिवार के लोगों पर लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला भी दर्ज किया। वहीं हत्या करने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का भी गठन किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला था कि गजय सिंह सनोफ अमीलाल गाँव सुंदरेटी की हमें सूचना मिली सुबह की उसकी हत्या कर दी गई है। जो सूचना पाकर हम वहाँ पर पहुँचे उसके घर पे, तो उसको मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ पर उसका लड़का मिला, लड़के ने कंप्लेंट दी, हमने FIR लॉन्च कर दी
और इनका जमीनी विवाद चला हुआ कई दिनों से, आपसी रंजिश है। और आरोपियन की भी गिरफ्तारी बकाया है। आरोपियन की धरपकड़ चली हुई है, जल्द ही आरोपियन को गिरफ्तार कर लिया जाए। करनाल के युवक की अमेरिका के वाशिंगटन में मौत हो गई है और युवक की मौत से बरडी में मातम भी पसरा है। और आपको बताते चले कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अमेरिका में पार्सल डिलीवरी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। आपको बताते चले कि अमेरिका में युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक करनाल का रहने वाला था, तो वहीं परिजनों का इस खबर को सुनने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। और अमेरिका में युवक की ये मौत का मामला सामने आने के बाद में परिजनों में मायूसी छाई हुई है और साथ ही रो रो कर बुरा हाल है। और लगातार बेटे के शव को वापस लाने की सरकार से गुहार भी लगाई जा रही है। आपको बताते चलें कि युवक करनाल से अमेरिका गया हुआ था और वहां पर उसकी मौत का मामला जो है वो सामने आया है और जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काम से छुट्टी करके घर आ रहा था जी, अपना उस पे लाल बत्ती चौक पे रुका हुआ था। दूसरी गाड़ी ने साइड से आके टक्कर मारी, दो गाड़ियों ने। उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। 2023 अक्टूबर से वहाँ गया था जी, काम कर रहा था वहाँ पे। अक्टूबर में गया, 7 महीने पहले गया। हाँ जी, डंकी के रास्ते गया। हाँ जी, डोंकी के रास्ते गया जी। मैक्सिको से वहाँ, हाँ जी, लगभग 50 लाख के करीब पैसा लग जाता जी। वहाँ से फोन आया था जी गाँव में, तो उससे थोड़ा पता लगा जी ऐसे करके हादसा हो गया। तो आए ऐसा तो सब मैसेज आ गया जी बाहर से। मैसेज आने के बाद पता लगा जी अब तक वैसे किसी को बच्चे को नहीं मिला वहाँ तक। अब दिक्कत तो अभी है जी, मतलब अब तक मिल भी नहीं दिया उसको। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी करा तो बार बार कॉल कर रहे थे, बच्चे उठा नहीं रहा था। तो फोन 20-25 कॉल करी, उसके बाद भी नहीं उठाया जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोकेशन लगाई जी। लोकेशन पे गए, वहाँ एक्सीडेंट मिला जी और हेलीकॉप्टर घूम रहा था। तो उन्होंने बोला भी ऐसे करके डेथ हो गई, 2 बच्चे भी यहाँ एक्सीडेंट में 2 की हुई थी। दूसरा बच्चा कहाँ था? वहीं का था जी, कोई जिसने गाड़ी मारी है जी। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।